तो हम इस वक्त हैं नेपाल में, नेपाल के धनगढ़ी में। कैलाली जिले का ये मुख्यालय है, शहर है और नेपाल के 10 बड़े शहरों में से एक है। आबादी तकरीबन 28 लाख है और सुदूर पश्चिम प्रदेश यानी कि वेस्टर्न प्रोविंस जो है उसका आप इसे मुख्यालय समझ लीजिए, यानी कि उस स्टेट का ये मुख्यालय भी है। इस वक्त जब से नेपाल में जेनजी आंदोलन हुआ, बहुत कुछ बदला। काठमांडू से लेकर शहर शहर जो सरकारी प्रतिष्ठान थे उनको बहुत नुकसान पहुंचा, आगजनी हुई। इसके बाद से बॉर्डर्स बंद हैं। भारत और नेपाल के तमाम जो बॉर्डर हैं फिलहाल बंद हैं। नेपाल के लोगों को आने दिया जा रहा है और भारत के लोगों को वापस भारत जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा जब तक हालात सामान्य नहीं होते या जब तक कोई केयर टेकर गवर्नमेंट काठमांडू में नहीं आता, तब तक सब कुछ ठप जैसा है। इस शहर में भी पूरे नेपाल की तरह कर्फ्यू के हालात हैं। ज़्यादातर औद्योगिक प्रतिष्ठान, दुकानें बंद हैं। हमने लगातार कई दिनों तक इस शहर को घूम करके देखा है। शहर में भी लोग अपने दुकानों के बाहर, वैसे तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन जब तक कुछ पॉलिटिकल डिसीजन नहीं आता तब तक हालात इस तरीके से बने रहने के आसार हैं। लेकिन आखिर काठमांडू आखिर नेपाल, जिसमें कि सबसे बड़ा अगर कुछ है तो जो लोग बाहर से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, यहाँ की जो अपनी इंडस्ट्री है वो किस तरीके से सफ़र कर रही है। तो आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस धनगढ़ी के कई बिजनेसमैन हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ का जो कैलाली चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके पदाधिकारी हैं, उसके महामंत्री, उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा होटल ओनर, तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम समझते हैं कि आखिर किस तरीके का इम्पैक्ट यहाँ पड़ा है। हमारे साथ ओम विष्ट हैं जो कि महामंत्री हैं, हमारे साथ दिनेश तंसाल लमसाल जी हैं, इसके अलावा पुष्कर राज हमारे साथ ओझा जी हैं और साथ साथ ज्ञानेंद्र गुप्ता जी हैं। तो सबसे पहले आपसे ओम विष्ट साहब, इस वक्त के हालात क्या हैं? क्या इस वक्त बिजनेस की स्थिति है इस इलाके में, इस स्टेट में? देखिए, पिछले 2 दिन से जो 2 दिन या 3 दिन से कहिए जो जिस तरीके का मूवमेंट लागू हुआ, यहाँ चला, उससे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मूवमेंट इतने फास्ट और इतने तेज़ इस रूप में जाएगा। और उसके बाद जो आपने कहा कि सरकारी कार्यालय हुए, प्राइवेट एजेंसियाँ हुई, जहाँ जहाँ तक था जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो आप कर नहीं सकते हैं, इसके लिए काफ़ी लंबा समय लगेगा। और जो मूवमेंट हुआ उस मूवमेंट से पूरा व्यावसायिक जगत त्रसित है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से, चाहे तो कोरोना कहा जाए या वर्ल्ड वाइड जो मंदी छाई हुई थी उससे कहा जाए, उसे उभरने की कोशिश जो कर रहा था, करते करते एकाएक मतलब जो ये मूवमेंट यहाँ चला शुरू हुआ, इस मूवमेंट के कारण जो नज़दीक आ रहे हैं, मतलब हमारे जो यहाँ के मुख्य त्यौहार हैं, चाहे उसे दशहरा कह लीजिए या दिवाली कहिए, उसके लिए सामान लेना, सामान को अपनी दुकानों में तक ले आके सजाना, उसके बाद उसको यहाँ के पहाड़ी एरिया के जो छोटे छोटे मंडियाँ हैं वहाँ तक पहुँचाना, वहाँ के कस्टमर तक पहुँचाना। जो खाल का जो मूवमेंट चलता था वो पूरा ठप है, रुका हुआ है। और जिस तरह के हालात यहाँ उत्पन्न हुए थे, जैसे राष्ट्रीय गवर्नमेंट गिर चुकी है ना फ़िलहाल के लिए, और उसके बाद प्रोविंस लेवल के गवर्नमेंट्स भी मतलब हिडन में हैं, वो भी कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं। एक कह लीजिए कि अन्योन्यता की स्थिति यहाँ उत्पन्न हो चुकी है कि इसको टेक ओवर कौन करे, किस तरह के मूवमेंट में जाए, क्या किया जाए जिससे कि देश में शांति अमन चैन कायम हो। और उसके बाद जो रुका हुआ जो समय है, जो व्यापारी के दिल की जो धड़कन है वो रुकी हुई है, उसको कैसे मूवमेंट को एकदम आराम से संचालित किया जाए, इसके लिए काफ़ी एक सवाल बहस हो रही है। और काठमांडू में इस तरह की लंबी लंबी बहसें चल रही हैं। जो मूवमेंट करने वाले जीएनजी थे उनके ग्रुप्स और नए नए ग्रुप भी लेकिन एक चीज़ बताइए कि एक होता है सरकार के खिलाफ गुस्सा
और देखा गया कि जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, होटल्स हैं, इन सबों को भी निशाना बना दिया गया है। तो आपको लगता है कि बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है? एकदम एकदम ऐसा है ना। ये क्या होता है कि जो सरकार के खिलाफ अथवा असंतुष्टियां हैं उनको दिखाने का एक जरिया जो है उसको माध्यम बना के अनैतिक जो तत्व हैं उन्होंने ये काम किया हुआ है। वास्तव में उन्होंने नहीं किया है ये काम, जीएनजी मूवमेंट वालों ने ये काम नहीं किया है। ये काम करने वाले कोई और ही हैं जो मौके का फायदा उठाते हैं। एंटी सोशल एलिमेंट्स आप? हाँ, एकदम एकदम इसे एंटी सोशल एलिमेंट नहीं कहा जा सकता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति को तबाह कर दिया गया है और जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनको भी निशाने पर लिया गया है। और इससे क्या है कि पूरा का पूरा व्यापारिक जगत जो है उत्रसित है, किस तरह से आगे बढ़ा जाए वो सोचने पर बाध्य हो, मतलब एकदम चिंतित मुद्रा में वो है। इसी के लिए ये कहा जाए कि व्यापार ठप है और इस मूवमेंट को जब तक सही तरीके से ट्रैक में नहीं लाया जाए, जब तक केयर टेकिंग गवर्नमेंट ऊपर जब तक नहीं बनती है, तब तक शायद लगता है कि ये समय काफ़ी क्रिटिकल है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पुष्कर राज ओझा। पुष्कर जी, आप लोगों को अभी सबसे ज़्यादा समस्या क्या हो रही है? किस प्रॉब्लम से आप लोग जूझ रहे हैं एज अ बिजनेसमैन? अभी देखिए करीब 4 दिनों से व्यापार टोटल ठप है, कर्फ्यू लगा हुआ है। अब 2 दिन तक तो कर्फ्यू था, अभी आपका रात से फिर शाम को 6 बजे से कर्फ्यू स्टार्ट है। दिन में निषेधाज्ञा है, निषेधाज्ञा में आप 3 आदमी से ज़्यादा कहीं नहीं जा सकते हैं और रात में कर्फ्यू में आपको बहुत कड़ाई है। तो इसकी वजह से अब ये मेन फेस्टिव सीज़न भी है, दशहरे का माहौल आ रहा है, सीज़न है। इससे व्यापारी में एक किस्म का वो कब खुलेगा, कब ऐसा ये होगा, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि आपका देश में जिस किस्म का ये 19 बच्चे जो यंग स्कूल के बच्चे जो अपने लाइफ खो बैठे हैं, तो उनकी वजह से उनके एक हर किसी को एक हमदर्दी भी है, एक जो उनके फैमिली में क्या गुजरे इसका भी है। तो लोगों का समर्थन उसको समर्थन है, इसीलिए ये जेनजी का आंदोलन में हर किसी ने साथ भी दिया, सपोर्ट भी किया, क्योंकि उनके जो मेन 3 एजेंडा पे शुरू में लाए थे, एक भ्रष्टाचार मुक्त और दूसरा सुशासन और तीसरा सामाजिक संजाल में जो कड़ाई किया था उस सामाजिक संजाल को खुलवाने के लिए। तो इसमें हर किसी पब्लिक का सपोर्ट था, इसी हिसाब से हम लोगों का भी सपोर्ट है, हर किसी ने सपोर्ट भी किया। लेकिन बाद में जब ये दूसरे दिन का आंदोलन जब ये भड़का तो इस आंदोलन में घुसपैठ ज़्यादा हुआ। तो उस घुसपैठ की वजह से आज जितना भी नुकसान हुआ है, आपका जो गवर्नमेंट में जो डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए आपका जिला प्रशासन है यहाँ का, उस हिसाब से मालपोत है, आईआरडी का जो ऑफिस है, कस्टम का ऑफिस है, तो इसमें तो डॉक्यूमेंटेशन हमारे लॉस हो गए ना बहुत जल के। तो ये गलत हुआ। और इससे उबरने में कितना टाइम लगेगा? अब इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा सर। अब उनके पास वो क्या है, सर्वर में कितना डॉक्यूमेंट वो सेव में है, तो उसी हिसाब से होगा, नहीं तो टाइम लगेगा इसमें, नहीं तो समय लग जाएगा। दिनेश जी, आपको क्या लगता है कि जो नुकसान है इसकी भरपाई आसानी से होगी, जल्दी होगी, या फिर सही में अभी आप लोग बिजनेसमैन को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ेगा? ऑब्वियसली ये बिजनेसमैन को सबसे ज़्यादा झेलना ही पड़ेगा। अब ये रिकंस्ट्रक्शन के लिए राज्य को फिर कैपिटल चाहिए, उसके लिए बिजनेसमैन है को उसे भरपाई करने पड़ेगा, चाहे किसी भी तरह से हो। और इसमें सबसे ज़्यादा लॉसेज पब्लिक को भी है। पब्लिक को भी इसलिए है कि डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी स्टूडेंट अब बाहर पढ़ने के लिए भी जाएगा तो भी उसके डॉक्यूमेंटेशन भी अब सही से नहीं होगा। जो अभी कोई राहत वगैरह, अब वो कोई भी सोशल एक्टिविटी के लिए डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा तो उसके पास कोई भी सबूत प्रमाण नहीं है, तो उसको जीरो से स्टार्ट होनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नुकसान हुआ है उसको इकोनॉमिकली कैलकुलेशन करें, ये तो मोरली भी हम लोग डिस्ट्रॉय हो गए हैं, क्योंकि हर 10-15 साल में एक आंदोलन, किसी न किसी आंदोलन का नेपाली पब्लिक झेल रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि व्यवसाय को कि ये 4 दिन का बंद से कुछ नहीं होगा, आगे का रास्ता अंधकार है। अभी की स्थिति अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है कि सामान जितना आना चाहिए, जो आपकी ज़रूरियात चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आ रही हैं या सब रुकी हुई हैं? देखिए 4 दिन से जो स्थिति है, 4 दिन की स्थिति में सब कुछ ठप हो गया है। कुछ आना कुछ जाना नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद है। जो दिनेश जी ने कहा कि जिस तरीके से जो बात हो रखी है,
अब रिकन्स्ट्रक्शन उसको करना है, रीशेड्यूलिंग करना है, सही समय में सही चीज़ कस्टमर तक पहुंचाना है। और इसके लिए मोरली व्यापारियों को बूस्टअप कौन करे? तो जब तक सही तरीके से गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी और गवर्नमेंट की एकदम ही कंक्रीट पॉलिसीज़ नहीं बन पाएंगी, व्यापारियों को सुरक्षित करने की स्थितियां नहीं हो पाएंगी, तो ये देखिए, ये तो व्यापारी तो कैसे झेल पाएगा? तो विगत लंबे समय से जो व्यापारी देखिए नेपाल में कम से कम आप देखिए 30 बैक्स लेकर अब अभी तक जो स्थिति हो रखी है, प्रत्येक 10-10, 15-15 सालों के अंदर कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन हो रहा है। वहाँ व्यापारी को घाटा सबसे ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वो बैंकिंग करके व्यापार करता है अथवा पार्टियों से कुछ समय के लिए पेमेंट शेड्यूल मिला के सामान ले आता है, अथवा फैक्ट्रियों के लिए जो रॉ मटेरियल परचेज करता है, अथवा फैक्ट्री में जो चीज़ की शेड्यूलिंग वो करता है, सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। मैकेनिज्म के अनुसार तो कुछ हो नहीं रहा है। तो इससे क्या हुआ कि व्यापारी एकदम ही इतने मतलब मार में व्यापार है और व्यापारी है कि उसको रीशेड्यूलिंग जब तक सही तरीके से नहीं करवाए तक तो व्यापार उठना मुश्किल हो रहा है। काठमांडू का हिल्टन होटल जल गया और बिल्कुल नया बना हुआ होटल था। इससे न सिर्फ टूरिस्ट बल्कि व्यापारियों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे साथ इस कैलाली में जो एक बड़े होटल हैं उसके ओनर भी हैं। ज्ञानेंद्र जी, होटल इंडस्ट्री किस तरीके से सफ़र कर रही है? ये जेनजी आंदोलन हुआ लेकिन निशाना तो बहुत हद तक आप लोग भी बन गए। सभी व्यापारियों के लिए हुआ है सर निशाना, मगर आंदोलन भी पहले दिन ठीक ही हुआ था, सेकंड दिन थोड़ा सा ठीक नहीं था क्योंकि व्यापारी लोगों को बहुत असर पड़ा हुआ है। अब हम लोग भी परेशानी है अभी। होटल का नुकसान किस तरीके का इस वक्त देख रहे हैं आप? होटल तो अब कस्टमर नहीं है, बॉर्डर बंद है। अभी बॉर्डर खुलेगा तो कुछ कस्टमर लोग आएंगे। अभी तो 4 दिन से पूरा व्यापारी बंद है सर, अभी पूरा लॉस है। अभी ये जो लॉस है, आपको लग रहा है कि आप लोग लंबे समय तक ये लॉस झेल पाने की स्थिति में है? अब झेलना तो 6 वर्ष से व्यापारी झेल ही रहा है, जब से लॉकडाउन लगा है तब से झेल ही रहा है। ये अचानक आने वाला घटना है, अब इसको भी धीरे धीरे उभरना पड़ेगा। आप तो खुद एक होटलियर हैं और हिल्टन होटल को आप लोगों ने देखा होगा इसके दृश्य जलते हुए। आपके मन में क्या विचार है? वो तो संपत्ति किसी का भी अगर नुकसान होगा तो नुकसान ही है सर। बिल्कुल। आखिर में ये बताइए कि आप लोग को लग रहा है कि आप लोग जल्दी उभर पाएंगे इससे? हाँ, अभी उभरना तो पड़ेगा क्योंकि अभी देश में वास्तव में ये जो जेनजी का जो आंदोलन हुआ है, ये रेवोल्यूशन तो होना ही था क्योंकि थोड़ा भ्रष्टाचार और थोड़ा ये सुशासन का जो एजेंडा था ये लोगों का ये इम्पोर्टेंट भी था। तो अभी नया गवर्नमेंट बनने के लिए मतलब प्रोसेस शुरू हुआ है। देखते हैं कौन आता है प्राइम मिनिस्टर के रूप में, उससे पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। लेकिन थोड़ा कंट्रोवर्सी तो रहेगा ही क्योंकि अभी उस रेस में बहुत होंगे और पॉलिटिकल पार्टी भी है और इसका मेन जो है विधान है, नेपाल का संविधान जो है, संविधान की वजह से मतलब कैसे संविधान से आगे जाना है, इसको कैसे उभरना है, ये बात भी इम्पोर्टेंट है। उसी के तह में जाके आगे का माहौल कैसा होगा वो पता चलेगा। ठीक है। आपको लग रहा है कि दिनेश जी की आप लोग जल्द उभरेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि टूरिस्ट अब नहीं है, बिल्कुल इंडिया से आने वाले लोग नहीं हैं। आपको लगता है जल्दी खुलेगा तो जल्दी उसी तरीके से नॉर्मलसी आएगी या फिर भी अभी टाइम लगेगा इस हिंसा को देखते हुए? नहीं, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगी, ये जल्दी ही उभर जाएगी। और इसमें क्योंकि ये जो इस आंदोलन का इशू था वो जेन्युइन था, इसीलिए होल पब्लिक ने इसको सपोर्ट किया था। लेकिन उनका तरीका थोड़ा गलत हो गया, जो इसमें घुसपैठ हो या आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो या क्या हुआ वो बात की बात है, वो छानबीन उसका तय करेगा। और इसके लिए सब नेपाली को इकोनॉमिक हिसाब से इसको आगे लाएंगे, हम लोग सोच रहे हैं। और जो तरीका है वो थोड़ा गलत हो गया, इसलिए बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन नेपालियों का आदत क्या है कि गिरने और उठ के चलने की आदत है। इसमें हम लोग कॉन्फिडेंस है, हम लोग फिर उठेंगे और चलेंगे। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ आप समझ लें जैसे उत्तर प्रदेश का व्यापार मंडल होता है, देश का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, वैसे ही इस धनगढ़ी, इस कैलाली का ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। और इससे जुड़े जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, एक बात पे तो सहमत हैं कि हम जल्द उठेंगे और जल्द नेपाल दोबारा से बेहतर बनेगा। लेकिन परेशान इस वक्त सभी हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था, अचानक रातों रात हो गई। और सबसे ज़्यादा अगर कोई झेल रहा है तो वो यहाँ के का बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स है।
संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, कैलाली धनगढ़ी, आज तक।